हाय फ्रेंड्स, दिस इज साहिर कमाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। जी हाँ, लगातार आप लोगों को सेशंस मिलते जा रहे हैं। सो आई होप सो वॉट एवर आई हैव टॉट ऑन दिस चैनल proved to be very beneficial to all of you. So this channel is totally dedicated to UP board English medium students. हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम अपने इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड बच्चों के लिए भी कुछ करें, और इसी वजह से आपके लगातार एक एक घंटे के सेशंस आपको लगातार मिल रहे हैं पिछले 2 महीनों से। उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल पर दिए गए कंटेंट से आपको बहुत हद तक हेल्प हो रही होगी एंड यू गाइस वर प्रिपेयरिंग द नोट्स फ्रॉम ऑल दीज सेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। आज का ये सेशन टोटली ग्रामर बेस्ड होगा, जिसमें हम लोग चारों ही टॉपिक जो कि स्पेशली पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम जो कि 2024 में आप लोग तैयारी या उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बैठेंगे। अब आप लोग के सामने जो ग्रामर है उसको हम आज प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से करवाएंगे, देखेंगे आप कितना कुछ उससे सीख पाते हैं। सो आई हैव ऑल द प्रीवियस क्वेश्चंस आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम जो भी आ चुके हैं लास्ट कुछ सालों में, उन सभी सेंटेंसेस का एक पूरा कलेक्शन आज के सेशन में मिलने वाला है। सो आई होप यू गाइज विल बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन है फुल ग्रामर रिवीजन होगा 2023 एंड 24 के स्टूडेंट्स के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले सिंटैक्स से, ठीक है। सिंटैक्स से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको छोटी छोटी चीजें पहले समझ में आ जाए, बाद में हम लोग बड़ी चीजें करेंगे। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं और ये सभी 2023 की बोर्ड परीक्षा या उसके पहले जितनी बोर्ड परीक्षाएं हुई उनमें आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिपीटेड फॉर्म में ये सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए आई थॉट टू ब्रिंग दिस सेशन फॉर यू कि आप लोगों के लिए ये फायदेमंद होगा कि बिना रूल या बिना कुछ डिटेल में जाने आप इन चीजों को कर सकते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। आपको सिर्फ दिया जाएगा एक सेंटेंस और एक सेंटेंस में करेक्शन करने को कहा जाएगा। 2 मार्क्स का सिंटैक्स पूछा जाता है जिसमें 4 सेंटेंस होंगे, एटलीस्ट 2 करने होंगे। हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में केवल 2 सेंटेंस हो तो उसमें से एक करिएगा, और अगर 4 सेंटेंस है तो उसमें आपको 2 करने होंगे। सो फर्स्ट वन, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल, चाहे आपके कंपटीशन हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या गलती है? तो भैया गलती साफ तौर पे प्रेफरेबल वर्ड जब भी कहीं पर आए, या तो प्रेफरेबल या फिर प्रेफर या फिर प्रेफर, ये वर्ड जब भी आएगा उसके अलावा कुछ और वर्ड है लाइक जूनियर या सीनियर, ये खास तौर से पूछा जाता है। सुपीरियर, ठीक, ये कुछ शब्द हैं। पोस्टीरियर, ये जो शब्द हैं इनके बाद कभी भी कॉम्पिटिटिव डिग्री में दैन वर्ड का यूज नहीं होता। सो द वर्ड दैन इज रॉन्ग इन दिस सेंटेंस। देन यू कैन राइट मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी। मतलब टी की बनिस्बत या टी के से ज्यादा मिल्क को पसंद किया जाता है। प्रेफरेबल मतलब होता है जिस चीज को ज्यादा पसंद किया जाए उसे प्रेफरेबल कहा जाता है। प्रीफर एक वर्ब है और ABLE लगाकर उसे एडजेक्टिव बनाया गया, तो यहां पर 2 वर्ड लगाएंगे, देन द सेंटेंस इज राइट। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैज रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। सो दिस सेंटेंस हैज एन एरर रिगार्डिंग द टेंस। टेंस से संबंधित आपको यहां पर मिस्टेक देखनी है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है अगर मिस्टेक, सबसे पहले आप उस वर्ड को देखिएगा कि पहला जो वर्ड है सेंटेंस में वो सिंगुलर और प्लूरल, क्या स्पेलिंग उसकी सही है? बट यहां पर तो प्रोनाउन दिया है, देयर इज नो एरर। यहां प्रोनाउन में कोई गलती नहीं। उस प्रोनाउन या फिर उस नाउन मतलब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब आई है। फिर ये देखिएगा तो फर्स्ट के बाद सेकंड प्लेस को जरूर देख लीजिएगा। यू माइट प्रोबेबली फाइंड द मिस्टेक एट द सेकंड प्लेस ऑफ सेंटेंस। वहां पर आपको शायद ये प्रॉब्लम मिल जाए या ये गलती मिल जाए, तो आप जल्दी से पहचान लेंगे। आप पूरे सेंटेंस को एक बार में मत पढ़िएगा। If you go through the whole sentence and then you will get confused कि यार कहां पर गलती होगी या क्या है इसमें गलती। तो आप एक एक पॉइंट को चेक करिए। पहला वर्ड बिल्कुल सही है, ही को ही लिखा जाता है, और ही को शी तो लिखेंगे नहीं, और शी लिखेंगे तो शी माना जाएगा, ही लिखेंगे तो ही। तो कभी भी आप गलती निकालिए फर्स्ट प्लेस से चेक करिए कि वहां पर गलती तो नहीं है। अब ही में तो क्या गलती हो सकती है? ही के अकॉर्डिंग वर्ब में गलती हो सकती है। अगर ही के साथ हैव वर्ड यूज किया तो गलत है, या आर वर्ड यूज किया गया तो गलत है ना। तो यहां पर ही के साथ हैज है, बिल्कुल सही है, तो सब्जेक्ट और वर्ब में कोई गलती नहीं है। अब हैज के अकॉर्डिंग जो वर्ब आनी चाहिए क्या वो सही है? बिल्कुल सही है, दिस इज द थर्ड फॉर्म। तो यहां पर वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कोई एग्रीमेंट, मिस एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट, कोई भी एरर नहीं है। अ लेटर,
ही हैज रिसीव्ड अ लेटर, यहां तक तो ठीक है, ये सब्जेक्ट दिया है, ये हेल्पिंग वर्ब दी है और ये मेन वर्ब दी है और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट दिया है. सो देयर इज नो एरर इन दीस 5 वर्ड्स. सो वेयर इज द एरर? एरर इज हियर. यहां पर यस्टरडे दे दिया है, तो अब आपको क्या करना है? यस्टरडे दे दिया सर, गलत कैसे है? गलत ऐसे है बेटा, बिकॉज यस्टरडे इज ओनली यूज इन इंडेफिनिट टेंस. ये इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसे पीरियड ऑफ टाइम या कुछ ऐसे डेफिनेट टाइम होते हैं जिनका यूज इंडेफिनिट टेंस में होता है. तो यस्टरडे ये पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है. तो या तो आप इसे हटा दीजिए या फिर आप इसको रहने दीजिए. तो फिर आप अपने इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे ही रिसीव्ड, आप लिखेंगे ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे. आप इसमें हटा ना पाए, आप बल्कि इसमें लिख दें ही रिसीव्ड अ लेटर. इसमें से आपको ये जो टेंस दिया है, ये टेंस गलत है, ये हैज रिसीव्ड नहीं लिखा जा सकता एज पर द टाइम गिवन. तो आप एडवर्ब को हटाएंगे नहीं, बल्कि आप उसकी वर्ब को चेक करेंगे और उसे सही करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 2 सेंटेंस. अगले 2 सेंटेंस है माई हेयर इज ब्लैक एंड रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स. देखने वाली बात ये, अगेन यू जस्ट फाइंड द फर्स्ट वर्ड. अब यहां पर देखो माई लिखा है, तो माई लिखा जाएगा. माई के बाद हेयर लिखा है, हेयर भी ठीक है, मेरे बाल. अब यहां पर आ रही है बात इज ब्लैक, तो अब गलती है. माई हेयर, हेयर इज ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल इन सम, बट समटाइम इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ प्लूरल. इसको प्लूरल रूप में भी यूज किया जा सकता है जब ये स्पेसिफिकली यूज हो. सपोज यू आर ईटिंग समथिंग, आप कुछ खा रहे हैं, उसमें आपको 1 2 3 4 बाल, आप उसे काउंट कर सकते हैं. तो आप कहेंगे कि यार मुझे मेरी डिश में 2 बाल मिले, देयर यू कैन यूज हेयर्स. वहां पर HAIRS वर्ड का यूज किया जाएगा, बट जनरली इन हेयर के लिए आप HAIR जो कि प्लूरल है उसका यूज करेंगे और इसके साथ लगाएंगे आर. तो ऑफकोर्स ये सेंटेंस ऐसे सही होगा कि माई हेयर आर ब्लैक. ठीक, माई हेयर आर ब्लैक, ये सेंटेंस सही हो गया. तो ये वर्ड एक था जो कि नाउन से संबंधित था. नाउन आपने इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन या फिर उसके टाइप्स ऑफ नाउन या कुछ रूल्स ऑफ नाउन जो कि हमने पढ़ाए हैं लास्ट सेशन में, उसे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा. रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स. अब इस सेंटेंस में कई तरह की करेक्शन हो सकते हैं, बट आपको एक ही करेक्शन देखना है. यहां पर देखा रिच और रिच के साथ लिखा है मैन, तो इसका मतलब अमीर व्यक्तियों से, अमीर आदमियों से जो पुरुष हैं. तो अमीर आदमियों को क्या करना चाहिए? शुड, और शुड के बाद हेल्प, बिल्कुल सही लिखा है. द पुअर्स लिखा है. अब यहां पर जो द पुअर्स लिखा है बस यही गलती है. इसका मतलब है अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, बिल्कुल सही है. तो आप इस सेंटेंस को 2 तरीके से सही कर पाएंगे. नंबर 1, या तो आप लिखिए रिच मैन शुड हेल्प पुअर मैन, या तो आप ये लिखेंगे जैसे यहां पर रिच मैन लिखा हुआ है, इसे आप पुअर मैन लिख दीजिए. एक तरह से ये भी करेक्शन हो जाएगा, बट यहां पर 2 बार मैन लिखने की आवश्यकता नहीं है. जब कभी भी किसी प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज नाउन की तरह किया जाए तो उसमें दा लगाया जाता है और उस एडजेक्टिव को सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है. लाइक रिच है, लाइक पुअर है ना. अब ये जो पुअर और रिच है तो ये एडजेक्टिव है, बट इनमें अगर दा लगा दिया जाए द रिच, तो इसका मतलब हो जाएगा द कम्युनिटी ऑफ रिच, मीन्स जो जितने भी अमीर लोग हैं उनको द रिच लिखा जाएगा, रिचेस नहीं लिखा जाएगा. अब अगर गरीब हैं तो द पुअर अगर लिखा गया तो इट इंडिकेट्स द होल ग्रुप ऑफ पुअर. लोगों, जो गरीब लोग हैं उनके पूरे ग्रुप को इंग्लिश में द पुअर लिखा जाएगा, पुअर्स नहीं लिखेंगे. तो यहां पर देखो एस लगा हुआ है, दिस इज द एरर. तो यहां पर आप ये लिख लीजिए, या फिर आप लिखिए रिच मैन शुड हेल्प द पुअर. या तो आप इस तरीके से इसका करेक्शन कर सकते हैं. नीचे वाला बेटर है, ऊपर वाला बेटर नहीं उतना माना जाता. नेक्स्ट क्या है? रमेश इज जूनियर देन महेश. अभी हमने आपको एक चीज बताई, तो देख रहे हैं आपको तुरंत एक चीज में 2 चीजें पता चली. इट मींस अभी 5 मिनट पहले हमने आपको बताया है कि जूनियर, सुपीरियर, इंटीरियर या प्रायर, उनसे पहले या प्रीफर वर्ड या प्रेफरेबल वर्ड के बाद हम देन वर्ड का यूज नहीं करते. सो ऑफ कोर्स दिस सेंटेंस विल बी रमेश इज जूनियर टू महेश, ये लिखा जाएगा. नेक्स्ट, शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. अगेन द मिस्टेक ऑफ नाउन. शीप्स ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक नाउन है जो कि प्लूरल में नहीं लिखे जाते, बट दे आर ऑलरेडी प्लूरल. यहां पर एस वर्ड गलत है, इट शुड बी
शीप, और शीप ऑलरेडी प्लूरल है, यहां पर आप आर लिखें, फिर जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है उतार के रख दें, रेजिंग इन द फील्ड। ठीक, ये हो गया, ये करेक्शन। शीप के साथ आपको हम और बता दें, लाइक स्वाइन वर्ड आ जाए, लाइक डियर वर्ड आ जाए, ये भी प्लूरल नहीं लिखे जाते। स्वाइन को स्वाइन्स नहीं लिखा जाएगा, डियर को डियर्स नहीं लिखा जाएगा, जैसे शीप्स को शीप लिखा जाएगा, मतलब SHEEP, एस नहीं लगाते इनमें। नेक्स्ट, हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वॉज नॉट ग्रांटेड। हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वॉज नॉट ग्रांटेड, क्या गलती दिख रही है? लाइक और कमेंट्स आप लोगों के जरूरी होते हैं बच्चा, आप ऐसे ही लाइक करते रहें और कमेंट जरूर करते रहें। आपके एग्जाम जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं खास तौर से वो समझ लें कि ये आप ही का चैनल है और आपकी वजह से है। सो ऑफ कोर्स यू मस्ट सपोर्ट अस सो दैट वी कुड जस्ट ब्रिंग बेस्ट कंटेंट्स ऑन यूट्यूब फॉर यू, दैट इज टोटली फ्री। सो आप हमारे साथ बने रहेंगे ऐसे। His request of leave was not granted, उसकी जो लीव की रिक्वेस्ट थी वो ग्रांट नहीं की गई। I don't think is there any mistake in it. His request of leave, his request of leave was not granted. No error in this. इसमें कोई भी गलती दिख नहीं रही है। His request of leave was not granted, उसको ग्रांट नहीं किया गया, क्योंकि his request बिल्कुल सही है, ऑफ भी सही है, लीव भी सही है, was भी सही है, एंड नॉट ग्रांटेड अगेन कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। These news have disturbed the peace of my mind. These news have disturbed the peace of my mind. देखते हैं पहले वाले वर्ड में these बिल्कुल सही, लेकिन अब उसके बाद जो न्यूज है ये भी सही। ये प्लूरल है कि सिंगुलर है? ये सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो ये these क्यों कहा गया? तो आप इसको this news कहेंगे पहले, तो ये करेक्शन करेंगे, और this news उसके बाद अगर ये सिंगुलर है तो have नहीं लगेगा बल्कि यहां पर has लगेगा। ये आप करेंगे डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। ठीक, ये न्यूज वर्ड, हमने बहुत से ऐसे वर्ड्स आपको नाउन बताए थे लास्ट सेशन में, कि कुछ ऐसे नाउन जो कि हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, दिखने में वो कैसे भी प्लूरल हो, लाइक फिजिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, उसके अलावा गाउट्स हो गया, ये उसके अलावा मैथमेटिक्स हो गया, उसके अलावा न्यूज है, इनिंग्स है ना, ये सिंगुलर वर्ड हैं। ये दिखने में प्लूरल हो सकते हैं बट हैं सिंगुलर, और वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर, और अगर ये सिंगुलर है तो उनके साथ जो प्रोनाउन आ रहा है या जो भी एडजेक्टिव आ रहा है वो भी सिंगुलर। तो दीज वर्ड कभी भी सिंगुलर के साथ नहीं बल्कि प्लूरल के साथ आता है। नेक्स्ट, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। बहुत ही भयंकर मिस्टेक साफ तौर पे दिखाई दे रही होगी। देयर के बाद एम का यूज तो कभी किसी के साथ किया ही नहीं जा सकता, इट कैन ओनली बी यूज विद आई, ये सिर्फ आई के साथ ही यूज किया जा सकता है। तो आप देयर एम नहीं कहेंगे बल्कि इसको आप कहेंगे देयर इज। अब आप कहें सर देयर इज क्यों, आर क्यों नहीं कह सकते? अभी इसका भी रीजन हम बताते हैं। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। क्यों? यहां पर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स जो लिखा है, ये गर्ल्स एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है जो इनके अकॉर्डिंग आ रहा है, बल्कि लार्ज नंबर ऑफ ये है, लार्ज नंबर ऑफ ये इसका रियल सब्जेक्ट है। तो यहां पर शायद आ मिसिंग है, आपकी बुक में भी आ नहीं लिखा होगा, ये हमने किसी क्वेश्चन बैंक से लिखा है, उठाए थे सवाल, तो यहां पर आ जब लग गया तो आ लार्ज नंबर ऑफ ये एक क्वांटिटी, एक यूनिट को बता रहा है, इसलिए ये सिंगुलर है। देयर के बाद इज भी लग सकता है, देयर के बाद आर भी लग सकता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा आगे क्या है। अगर सपोज करो ये लिखा होता कि देयर आर मेनी चिल्ड्रेन, तो अब यहां साफ तौर पे दिख रहा है कि बहुत से बच्चों की बात हो रही है, तो इस बहुत से बच्चों की वजह से यहां पर आर इसकी वजह से आ रहा है, ये इसकी वजह से नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि इस सब्जेक्ट को डायरेक्ट नहीं लिखा जाता सेंटेंस में कि बच्चे हैं या बहुत से बच्चे हैं, तो आप इसे मेनी चिल्ड्रन आर नहीं लिख सकते। तो इन सच केस वी हैव टू यूज some introductory or dummy subjects. So it is an introductory subject, their word का use as introductory subject के रूप में। ये एक pronoun होता है जो कि introductory pronoun कहलाया जाता है। it भी अपने आप में एक pronoun है जो कि आपका dummy subject या dummy pronoun कहलाया जाता है।
सेकेंड है ही इज ट्राइड इन डूइंग दिस वर्क। अब ही इज ट्राइड का कोई मतलब नहीं है, ही इज ट्राइड उसका कोशिश की गई, उसने कोशिश की ना, सो ही हैज ट्राइड। आप इसे लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, he has tried in doing this work। ठीक, he has tried, उसने कोशिश की है इस काम को करने में। ठीक, नेक्स्ट, the boy told a lie lest he should not be punished। the boy told a lie lest he should not be punished। सेकेंड है होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना, यहां पर फ्रॉम कोरोना जो लिखा है दैट इज द मिस्टेक, इट शुड बी ऑफ और ड्यू टू। ठीक, पहले वाले में द बॉय टोल्ड अ लाई, यहां तक तो ठीक है सेंटेंस। ये जो लेस्ट वर्ड है, लेस्ट अपने आप में एक कंजंक्शन है और लेस्ट के बाद हमेशा शुड वर्ड जरूर आएगा। और लेस्ट का मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो, कि कहीं ऐसा ना हो। सो दिस लेस्ट वर्ड गिव द होल सेंस ऑफ दिस फ्रेज। ये पूरा फ्रेज इस लेस्ट के अंदर छुपा होता है, और जब लेस्ट में ही ये वर्ड आ रहा है नहीं या ना शब्द आ रहा है, सो वी डोंट नीड टू यूज नॉट वर्ड अगेन इन द नेक्स्ट सेंटेंस। इस सेंटेंस में नॉट नहीं लगेगा, तो सेंटेंस होना चाहिए द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड, कहीं ऐसा ना हो कि उसे पनिश किया जाए। सो वी कैन नॉट यूज नॉट विद लेस्ट वर्ड। लेस्ट इज ऑल्सो और ऑलरेडी अ नेगेटिव वर्ड, लेस्ट अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक, ठीक, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम नहीं ऑफ कोरोना और ड्यू टू कोरोना। नेक्स्ट, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग एंड इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। सो ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग, यहां पर लिखा है उसने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे कि, एज इफ का मतलब होता है मानो जैसे, मानो जैसा या जैसे, जैसे कहते नहीं बोलते तो ऐसा है जैसे कि बहुत बड़ी राजकुमारी हो, बोलती तो ऐसा है जैसे कि बहुत बड़ी एक्टर हो, है ना। तो जब हमारे वाक्य ऐसे होते हैं कि मानो कि, तो ये एक तरह का कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें हमें बाद वाले सेंटेंस में हमेशा कोई भी सब्जेक्ट आए, whether it is I, he, she, it, they, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, whatever, but we will always use word as a conditional verb। यहां पर हमें WERE इसी वर्ड का प्रयोग करना है विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। सो ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर अ किंग, ये वर अ किंग ये सही होगा, इसमें ये करेक्शन था, इसको आप वर कर लीजिएगा। एंड इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग, अब यहां पर कॉन्फिडेंट और उसके बाद टू, अब यहां टू लगा है तो टू शुड बी यूज विद द वर्ब एंड वर्ब शुड बी द सिंगुलर फॉर्म, सॉरी इन फर्स्ट फॉर्म, दैट विल बी कॉल्ड एन इन्फिनेटिव। यहां पर ये टू आ रहा है, टू बीटिंग नहीं होगा, इट इज टू बीट, यहां पर बीट, टू बीट ये इन्फिनेटिव है, इट शुड बी पाकिस्तान इन क्रिकेट। ठीक, ये सिंटैक्स हो गया बच्चा, होप सो ये आपके सभी सेंटेंस आपके काम आए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर चलेंगे, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो कि आपका दूसरा टॉपिक है, यहां से उठाते हैं। इसके आंसर्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने पे मेरा फोकस हो, आप हम लिखेंगे ज्यादा तो फिर समझा नहीं पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में ये भी लास्ट या प्रीवियस ईयर्स में आए हुए कुछ क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन पूछा गया, डिड यू सी हिम यस्टरडे, क्या तुमने उसे देखा, एंड यू वर आस्क्ड टू मेक इट पैसिव। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू, द सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, यहां से पता चल गया होगा। डिड, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में we should always use was plus V3, बस we have to just keep remember the main verb and the helping verb, and even more important that we should keep remember helping verb। अगर हमें किसी भी पैसिव वॉइस को करना है तो हमें पर्टिकुलर पैसिव वॉइस में टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, बिकॉज द मेन वर्ब विल ऑलवेज बी यूज इन थर्ड फॉर्म ऑफ, थर्ड फॉर्म में ही हमेशा मेन वर्ब यूज होगी। then we should only focus on the helping verb। तो past indifferent का passive में was verb and V3 आता है। तो because this sentence is interrogative,
सो वी विल ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। हम इंट्रोगेटिव में ही लिखेंगे। वॉज से सेंटेंस स्टार्ट हुआ बिकॉज हिम विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस एंड अकॉर्डिंग टू ही वी विल यूज वॉज। Was he, and then the third form of the verb is used, was he seen, and then we have to use by. As we know, by is just put before the agent in the passive voice. Passive voice में हमें agent से पहले लगाना होता है। और you, now it is an object which was the subject in the active voice. Yesterday will remain as it is. यहां पर आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि सर यस्टरडे को कुछ बच्चे कमेंट कर सकते हैं सर प्रीवियस में नहीं बदलेंगे प्रीवियस डे में। तो बेटा ये प्रीवियस डे का जो कॉन्सेप्ट है दिस बिलोंग्स टू नरेशन। ये नरेशन में किया जाता है। समटाइम students get confused regarding the narration and active and passive and they interchangeably use the rules of both। दोनों के जो रूल्स है वो इंटरचेंज कर देते हैं, कहीं पर एक्टिव वॉइस का नरेशन में और कहीं नरेशन का एक्टिव वॉइस में। तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। पॉजिटिव डिग्री में कह रहा है आपसे कि पॉजिटिव डिग्री में इसको चेंज करिए। तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट। अब यहां पर देखो डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज आल्सो द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में जो सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन आता है उसमें हमें 3 डिग्री पढ़नी होती है। पहली है पॉजिटिव, सेकेंड है कंपैरेटिव एंड थर्ड है सुपरलेटिव। यही करना होता है। तो इसका चेंज इसमें, इसका चेंज इसमें, इन दोनों का चेंज इसमें और इनका चेंज इन दोनों में। इस तरीके से हमें पढ़ना होता है। तो यहां पर जो सेंटेंस दिया है फर्स्ट यू जस्ट फाइंड आउट व्हिच डिग्री हैज बीन यूज्ड इन दिस द ग्रेटेस्ट। सो इट सीम्स दैट इट इज इन सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद आपको कह रहा है पॉजिटिव डिग्री में। जब सुपरलेटिव डिग्री दी जाए तो उसमें भी 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है डायरेक्टली सुपरलेटिव डिग्री होती है और एक होता है वन ऑफ द करके आ जाता है। जैसे अगर मैं कहें तुलसीदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट, ये एक तरीका अलग है। और यहां लिखा है तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, ये दूसरा तरीका। लेकिन दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग है। इफ आई से तुलसीदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट तो इसका मतलब हो जाएगा तुलसीदास सबसे महान पोएट थे। और यहां जो लिखा है इसका मतलब क्या है, तुलसीदास महानतम कवियों में से एक थे। तो कुछ कवि थे जो महान थे, उनमें से एक है। अगर हम ये कहें कि तुलसीदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट तो तुलसीदास जैसा कोई दूसरा कवि था ही नहीं, ये है इसकी मीनिंग। तो जब वन ऑफ द करके आए, वन ऑफ द करके तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो यहां जो आपकी बुक में आंसर दिया है वो यही आंसर दिया है जो कि गलत है। ये नहीं होना चाहिए। हमने लिखा जानबूझ के था ताकि आपको ये समझ में आए कि ये नहीं होगा। आपकी किसी क्वेश्चन बैंक का ही ये सवाल है। क्वेश्चन बैंक का मतलब आपके पेपर में आया हुआ, पेपर में तो सही आया होगा, आंसर जो दिया है वो तो क्वेश्चन बैंक में दिया, उसका आंसर ये दिया है। आपके लिए जानबूझ के हमने ये लिखा था, ये नहीं होगा क्योंकि ये जो सेंटेंस बनेगा ये पहले वाले या फर्स्ट टाइप ऑफ डिग्री, जो फर्स्ट टाइप ऑफ सुपरलेटिव डिग्री उसका आंसर होगा। जैसे सपोज अगर हम ये कहें तुलसीदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट, तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला होगा जो सही होगा। बट यहां पर तो वन ऑफ द दिया हुआ है, तो हम जब वन ऑफ द से सेंटेंस आए तब हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे करेंगे ये ध्यान रखें। हम ट्रांसफॉर्मेशन में करेंगे, क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे वेरी फ्यू poets were as great as Tulsidas. As Tulsidas. अब देखो यहां सिंस कह रहा है ना, नो अदर, ओके ओके ओके, हाँ यहाँ कह रहे हैं वन ऑफ द, तो वन ऑफ द जब लगा है तो वन ऑफ द का मतलब ही हुआ कि कुछ होंगे जो ग्रेट हैं, उन्हीं में से तो महान बताया गया। सपोज करो ये इतने बहुत से पोएट थे, ये इतने बहुत से दिखाई दे रहा है, ये इतने बहुत से पोएट थे उस जमाने में जब तुलसीदास थे। मान लो ये पोएट थे, लेकिन इनमें से जो महान पोएट थे वो ये थे, ठीक, 4-5। अब इनमें से तुलसीदास एक हैं, तो हम जब उसको कन्वर्ट कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो हम क्या कहेंगे कि तुलसीदास महानतम पोएट्स में से एक थे। तो अब जब इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो हम यही तो लिखेंगे कि बहुत ही कम पोएट उतने महान थे जितने कि तुलसीदास। यहाँ पर बहुत कम है ना, 1 2 3 4 5 6, जबकि यहाँ पर तो बहुत से पोएट है, लेकिन महानतम पोएट्स में केवल 5 लोग हैं।
तो हम यहां लिखेंगे वेरी फ्यू से। सेंटेंस हमेशा वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा जब सुपरलेटिव डिग्री वन ऑफ द दिया हो तब। अगर सेंटेंस में वन ऑफ द नहीं दिया तब आप डायरेक्टली नो अदर से आपके पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन। शी डिड नॉट हेल्प द पुअर मैन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है? She did not help the poor man. पैसिव पूछ रहा है। So here it seems that this is past indefinite. तो past indefinite का पैसिव वॉइस में again the poor man, ये हो गया सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने was लगाया, then not helped, again the third form by her। यहाँ पर she को her लिखा। Complete this work at once, इसको कहा गया पैसिव करिए। अब कहा गया है पैसिव, वो भी किसका? दिस इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है, इसको कहा गया कि पैसिव बनाइए। तो ये आपको क्या लग रहा है? दिस इज एन इंपरेटिव, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, इस काम को तुरंत करो। अब जब आपसे कोई ये कहे कि इस काम को तुरंत करो, तो यू मस्ट थिंक दैट दिस इज एन ऑर्डर। तब तो आपसे कहा जा रहा है तुरंत करो इस काम को। सो यू आर ऑर्डर्ड करके आप इसे लिख सकते हैं और बाकी का जो सेंटेंस है टू लगा करके छाप दीजिए, बन जाएगा पैसिव। यू आर ऑर्डर्ड हमेशा याद रखिए। इफ यू थिंक द सेंटेंस हैज एन ऑर्डर और ऑर्डरिंग टोन, यू मस्ट यूज यू आर ऑर्डर्ड। इफ यू थिंक द सेंटेंस हैज अ रिक्वेस्टिंग टोन, you must use you are requested. If you think the sentence has advice or suggesting tone, so you must use you are suggested or you are advised to. तब आप एडवाइस टू का प्रयोग करेंगे जब एडवाइस हो गया सेंस के हिसाब से। रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड कर दीजिए, और ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड कर दीजिए। He is beaten severely by his mother. So it is already given in the passive form, and here is plus V3, that is the passive of present indefinite. So here we have to make it in एक्टिव। एक्टिव में बनाना है तो हिज मदर लिखेंगे, दिस इज द सब्जेक्ट, बीट्स हिम सेवरली। ध्यान रहे ये गलती करेंगे बच्चा, यहाँ पर बीट लिख देगा। यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द मेन वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। जनरली वी फाइंड एज अ टीचर वी फाइंड द मिस्टेक इन टेंस एंड द सीक्वेंस ऑफ टेंस। बच्चों की सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस में, जहां पर वो वर्ब और इसके फॉर्मेशन या टेंस का ध्यान नहीं रखते हुए वो डायरेक्टली वर्ब यूज कर देते हैं, regardlessly which form of the verb should be used with the particular words, particular subject in a particular tense. No other girl is as beautiful as she is. So as beautiful as, it indicates that this is positive degree। यहां पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया, और यहां पर नो अदर। तो आपको याद होगा नो अदर कहां पर आ रहा था? नो अदर तब आ रहा था जब हम किसी सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव में कर रहे थे, बट यहां तो पॉजिटिव में ही नो अदर आया, तो इसका मतलब हमें सुपरलेटिव में करना पड़ेगा इसको। इसका मतलब हमें सुपरलेटिव में तो वही कर लेना है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल क्यों लिखा गया? क्योंकि जब आप शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल लिखेंगे तभी आपका सेंटेंस नो अदर से, क्योंकि वह सबसे खूबसूरत लड़की है, तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई दूसरी लड़की उतनी खूबसूरत नहीं जितने की वह, यही तो मतलब हुआ। तो यहां लिख दिया गया शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, दिस इज द सुपरलेटिव फॉर्म। अच्छा ये भी बात है कि व्हाई डू वी लर्न ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस? आखिर हम कर ही क्यों रहे हैं? इफ वी गॉट टू नो द वन और टू वे टू राइट वन सेंटेंस, देन व्हाई डू वी नो टू नो मोर वेज टू राइट द सेम थिंग? हम 2 4 5 तरीके क्यों जाने? आखिर हमारी क्या जरूरत है एक्टिव को पैसिव में ले जाने की? लेट इट बी इन पैसिव if sentence are given in passive form, so why do we need it? We need to know the ways of writing the same thing in various form, as we need the clothes to represent us ourselves before somebody, before or at any function, at any school or at home or at night। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है घर के लिए अलग कपड़े और बाहर जाने के लिए अलग कपड़े, स्कूल या पार्टी के लिए अलग कपड़े, उसी तरीके से हमारी राइटिंग में भी वेरिएशन, उस वेरिएशन से उसकी खूबसूरती, एक डेकोरेटिव मोड आता है उस भाषा में। जब हम अपने भाषा में एक ही तरह के सेंटेंस यूज करते रहेंगे तो हमारी राइटिंग थोड़ी सी बोर लगेगी, और इसी वजह से हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज सीखने जरूरी है कि ताकि हम अपनी राइटिंग को थोड़ा सा डेकोरेटिव बना सकें, अट्रैक्टिव बना सकें। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यही पर्पस है। ठीक, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज शी इज। आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड सुपरलेटिव में क्यों हमने किया शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। सपोज ये दिया होता तो आपका सेंटेंस ये बन जाता। ठीक, नेक्स्ट, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अब इसे कह रहा है कॉम्परेटिव में। देखो
अगेन द गिवन सेंटेंस इज सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव में दिया है, इसे COM का मतलब कंपैरेटिव डिग्री में करना है। एंड नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, इसे अफर्मेटिव में करना है, तो दोनों सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो बच्चा, यहां पर लिया है कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, सुपरलेटिव दिया है, इसको आपको कंपैरेटिव में कह रहा है, लेकिन उसके पहले हम आपको इसको पॉजिटिव में करके दिखाते हैं। यहां कह रहा है कि अगर कोलकाता सबसे बड़ा शहर है इंडिया में, इसका पॉजिटिव कैसे लिखेंगे और कंपैरेटिव कैसे लिखेंगे। तो पॉजिटिव अभी हमने बताया, सुपरलेटिव में अगर डायरेक्टली दे दिया सुपरलेटिव तो आप उसको कहेंगे क्या, नो अदर से ही स्टार्ट करेंगे, और नो अदर के बाद क्या होगा, नो अदर सिटी। यहां पर लिखा है द बिगेस्ट सिटी, तो आप कहेंगे नो अदर सिटी, उसके बाद लिखेंगे क्या, इज एज बिग, उतनी बड़ी, एज कोलकाता। यहां पर एक चीज मिसिंग हो गई, नो अदर सिटी इन इंडिया होना चाहिए, जैसे द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया लिखा है तो नो अदर सिटी इन इंडिया लिखेंगे, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। दिस इज द पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री है बेटा, ठीक। सेंस सुपरलेटिव का ही है, कहा तो वही जा रहा है कि कोई भी सिटी उतनी बड़ी नहीं जितनी की कोलकाता, भारत में कोई भी सिटी उतनी बड़ी नहीं जितनी कोलकाता, दिस बट द फॉर्मेशन इज इन पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है। नाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू कंपैरेटिव एज वेल, और वो कैसे करेंगे, आप जैसे ऊपर लिखा है स्टार्टिंग भी आप वैसे ही करेंगे, आप कंपैरेटिव में बनाते समय कोई आगे पीछे नहीं, कोलकाता इज, अब बस यहां से चेंज कर देंगे, ये जो था सुपरलेटिव फॉर्म था द बिगेस्ट सिटी, आप यहां पर लिखेंगे कोलकाता इज बिगर, बिगर, बिग को कंपैरेटिव में बिगर लिखा जाएगा, बिगर सिटी, या सिटी बाद में लिखिएगा, कोलकाता इज बिगर देन, और देन के बाद दो तरीके आते हैं, एनी अदर सिटी इन इंडिया, ठीक, या फिर आप देन के बाद ऑल अदर सिटी को अब आप सिटीज कर दीजिए, क्योंकि यहां पर ऑल लगा है, जब ऑल लिखेंगे तब आप सिटीज वर्ड लिखेंगे, सिटीज इन इंडिया, ठीक, समझ में आया। तो आपने पहला बनाया पॉजिटिव, फिर बनाया कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव में भी दो तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नो सूनर, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल, कॉम्पिटिटिव में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी। जब भी आपको नो सूनर दिख जाए तो सिंपल सी बात है, ये सेंटेंस नो की वजह से नेगेटिव है, तो ऑफकोर्स आपसे जनरली पूछेगा क्या कहा, इसको अफर्मेटिव में लिखो, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस लिखो, पॉजिटिव डिग्री नहीं कह रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव में। तो नो सूनर जब भी दिख जाए बस तुरंत आपका जो सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए वो एज सून एज से होनी चाहिए बस। अब उसके बाद आप लिखेंगे द ट्रेन, जो सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, यहां स्टॉप को स्टॉप्ड लिखेंगे, स्टॉप्ड, कॉमा लगा दीजिए और आई गॉट डाउन। सेंस दोनों का क्या है वो बता देते हैं। नो सूनर, इसे पहले आप समझ लीजिए, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड मतलब हुआ जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया, जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया, तो जैसे ही इसकी जो इंग्लिश होती है वो एज सुन एज होता है, ठीक। अब आप इसी बात को ऐसे बोल के देखिए कि ट्रेन रुकी नहीं थी कि मैं उतर गया, ट्रेन रुकी नहीं थी कि मैं उतर गया, बात तो वही, जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया, जैसे ही ट्रेन। तो जब भी एज सून एज आता है तो ये कहीं ना कहीं देखने में लग रहा होगा पॉजिटिव डिग्री में दिया हुआ है, और इसी बात को आप कॉम्परेटिव डिग्री में निगेटिव फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि बच्चा जब हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट सेशन में पढ़ाया था, हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाने की एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है तो निगेटिव कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में आएगा, और अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में आएगा तो कॉम्परेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव फॉर्म में जाएगा, मतलब इंटरचेंज होगा। उसी तरीके से एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन का मतलब ये हुआ जैसे ही ट्रेन रुकी मैं उतर गया, ट्रेन रुक भी नहीं पाई थी कि मैं उतर गया,
तो ऑटोमेटिकली नहीं शब्द आएगा, इसी वजह से वहां पर नो लगा करके कॉम्पिटिटिव डिग्री सून को सूनर लिखा जाता है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या तो डिड या तो हैड, इन दोनों में से कोई भी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तब उसका सब्जेक्ट, तब उसकी मेन वर्ब, और उसके बाद देन वर्ड का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि पहले सूनर वर्ड दिया है जो कि कॉम्परेटिव है, और कॉम्परेटिव में हम देन वर्ड का यूज करते ही करते हैं। गॉट इट? चलो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करें। जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, इसे भी कॉम्परेटिव बनाना है। हु कैन डू इट, इसे पैसिव बनाना है। तो पहले वाले पे चर्चा पहले करेंगे कि जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, मतलब क्या हुआ, जम्मू उतना गर्म नहीं जितना कि दिल्ली। तो इसका मतलब है दिल्ली जम्मू से ज्यादा गर्म है, यही तो मतलब हुआ। तो जम्मू इज नॉट सो, अब यहां पर इससे पता चल गया दिस इज पॉजिटिव डिग्री। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू कंपैरेटिव। जब भी पॉजिटिव को कंपैरेटिव या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में ले जाएं तो उसमें जो यूज होने वाले वर्ड्स हैं उनको इंटरचेंज कर दें। मींस ये जो वर्ड लिखा है ये बाद में, और ये जो वर्ड लिखा है ये पहले। तो दिल्ली पहले लिखेंगे, दिल्ली इज। अब हमने अभी कहा था अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव में जाएगा, और अगर कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव में है तो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस पॉजिटिव में आएगा। मतलब यहां जो सेंटेंस दिया हुआ है दिस इज इन पॉजिटिव डिग्री बट सेंटेंस इज निगेटिव। निगेटिव क्यों? यहां पर नॉट दे दिया है। डिग्री कौन सी है? तो ये पॉजिटिव डिग्री और निगेटिव सेंटेंस है। तो अब आपका कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव फॉर्म में बनेगा। तो दिल्ली इज हॉट को लिख देंगे हॉटर देन जम्मू, और इस ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव सेंटेंस। पीएन एंड सीपी पॉजिटिव डिग्री थी, यहां से पता चल रहा है सो लगा है, एज लगा है। सेंटेंस क्या था, निगेटिव, यहां से पता चल रहा है। तो अब हमें कंपैरेटिव बनाना है, ये बनाया, और सेंटेंस कैसा बनेगा, पॉजिटिव, नॉट नहीं लगेगा। तो दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू। हु कैन डू इट, कौन कर सकता है ऐसा? whom can it be done by, यहां पर who सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब वर्ब। अब इसी सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना के whom लिखा, ठीक, और फिर कैन, फिर ये ऑब्जेक्ट इट बी डन बाय। अब यहां पर इंटरोगेशन मार्क, अगर बाई लास्ट में लगाओगे तो यहां whom ना लिख करके हो लिखिए, और अगर आप पहले लगाना चाहते हैं तो आप सेंटेंस को बाय whom लगाकर भी लिख सकते। बाय whom कैन इट बी डन, ये बोला जाता है, लिखा ये वाला जाता है। बोलने में ये आसान है बेटा, तो यही बोलने वाला आप बाय whom करके बाय विच बाय व्हाट ऐसे सुना होगा, लेकिन अगर आप लिखें तो ये वाला लिखें, इट इज प्रेफरेबल। ठीक है, ठीक। और देखते हैं, हिज डेथ शॉक्ड मी, पैसिव, शॉक्ड मी, हिज डेथ शॉक्ड मी। यहां पर देखो पास्ट इंडेफिनिट साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा। तो आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज शॉक्ड, एट लगाएंगे, यहां पर बाई नहीं लगता। कुछ ऐसे वर्ड है जहां पर हम बाई वर्ड का यूज नहीं, डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। आई वॉज शॉक्ड एट हिज डेथ, एट हिज डेथ। नो वन विल डिनाई दैट गिरीश ट्राइड हिज बेस्ट टू प्लीज द ऑफिसर। तो अब पूरे सेंटेंस को आपको देखने पर अफर्मेटिव बनाना है, तो पूरे सेंटेंस को नहीं देखेगा। यहां पर नो वन है, विल लगा, फिर डिनाई, तो अब आपको नो वन को एवरीवन में चेंज कर देना है, एवरीवन विल, और इस डिनाई वर्ड को एक्सेप्ट कर देना है, या फिर एडमिट कर दीजिए, इसका अपोजिट। ठीक हो गया, आगे पूरा छाप दीजिए, हो गया आपका अफर्मेटिव। ठीक है, समझ गए? अच्छी बात है, अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के दो सेंटेंस और करेंगे। ही वाज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल। अब बाय द प्रिंसिपल लगा तो ऑफकोर्स ये पैसिव में दिया, एक्टिव में कर देना है। सो आप क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल। और जनरली आपसे जो पैसिव और एक्टिव पूछा जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट से या प्रेजेंट इंडेफिनिट से, क्योंकि वहां कंफ्यूजन ज्यादा है, वहां पर वर्ब बच्चे भूल जाते हैं। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड
अपॉइंटेड, ही को आप हिम कर दीजिए, और कैसे अपॉइंट किया? एज साइंस टीचर। ठीक हो गया। एंड शी इज टू फैट टू रन, ये नेगेटिव बनाना है। अब आप सोचे इसे नेगेटिव बनाना कैसे बनेगा, तो आप यहां पर एडवर्ब टू का ही नियम लगा के नेगेटिव बना सकते हैं। शी इज टू फैट, शी इज सो फैट दैट शी कैन नॉट रन। हो गया नेगेटिव, नॉट आने से मतलब है ना, और ये एडवर्ब टू में आपने पढ़ा ही होगा। आज का ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। कुछ चीजें अभी बहुत बची हुई हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का या आपके पूरी ग्रामर का फुल डिवीजन एक सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। अगर इस वीडियो पर आपने प्यार या सपोर्ट किया, जो कि आपके लाइक्स और कमेंट्स बताते हैं, तो फिर इसका सेशन सेकंड नंबर का सेशन आएगा। अदरवाइज हम कुछ और लेकर आएंगे, जो भी आपको चाहिए। एज ए इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, यू मस्ट कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, और लाइक और शेयर, ये आप लोगों के प्यार और आप लोगों का सपोर्ट पता चलता है। तो उम्मीद करेंगे आपका आज का ही सेशन आप सभी के लिए कारगर साबित हुआ होगा, और ये भी उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करते हुए अपने बोर्ड परीक्षा 2024 की ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच।